नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज यूपी दौरा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संगठनात्मक बैठकें करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे रक्षा मंत्री और 1 बजे सीकरी महामाया मंदिर जाएंगे राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम दौरा रक्षा मंत्री का ये माना जा रहा है। 1 बजे सीकरी महामाया मंदिर जाएंगे राजनाथ सिंह, जहां माता का आशीर्वाद लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रवास पर हैं। काफी अहम दौरा उनका यह है। संगठनात्मक बैठकें करने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस वक्त हमारे सहयोगी हैदर अली गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हैदर, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं आगामी समय में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, अब मुश्किल से कहीं ना कहीं 10 दिन का समय रह गया है पहले चरण के मतदान के लिए। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यूपी दौरा है। दौरा अहम इसलिए भी है हैदर, क्योंकि संगठनात्मक चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही सियासी दांवपेच बताते हुए जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। कब तक रक्षा मंत्री पहुंचेंगे और क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा दौरे का? देखिए, अभी तक अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जब आएंगे तो 1 बजे का उनका प्रस्तावित है प्रोग्राम, क्योंकि 1 बजे वो यहाँ एक गांधी मैदान है, वहां पर हेलीपैड बनाया गया है। उसके बाद वो यहाँ से डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए जो सिटिंग एमएलए है मंजू सिवाज, उसके लिए वो प्रचार करते भी नजर आएंगे। खासकर जो संगठन के लोग हैं उनसे भी मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। अमित, एक बात और आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह जो है वो एक सुलझे बड़े नेताओं के रूप में माने जाते हैं। गाजियाबाद के सांसद भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में अपनी राजनीति को बहुत अच्छा वर्चस्व भी कर रखते हैं। और यही वजह है कि मोदी नगर जैसी विधानसभा जो है, जहां पर पिछली बार जो मंजू सिवाज जीती थी, खासी अच्छी वोटों से जीती थी, वो पहले भी यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे। लेकिन आज इस बार वो चुनाव से पहले खासकर मोदी नगर जैसी विधानसभा में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी एक रणनीति मानी जा रही है चुनाव को लेकर भी। और विधानसभा जितनी गाजियाबाद के अंदर 5 विधानसभा है, उसमें भी कहीं ना कहीं जितने भी संगठन के लोग हैं, जहाँ कहीं ना कहीं एक तरफ विधानसभा 57 को छोड़कर जितनी भी और विधानसभा है, उनको लेकर भी संगठन के लोगों से मुलाकात करते नजर आएंगे। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए प्रशासन के द्वारा। और कुछ रोड ऐसे भी है जो कुछ समय के लिए बंद किए जाएंगे जब राजनाथ सिंह वहां पहुंचेंगे। और इसके बाद वो डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मोदीपुरम एक एरिया है, मोदीपुरम, वहां पर भी जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए और बीजेपी के समर्थन में वोट डालने की अपील करते हुए नजर आएंगे। जी अमित। बिल्कुल हैदर। और वहीं हैदर, खबर यह भी है कि संगठनात्मक चर्चा भी होगी। क्या कुछ ऐसी चर्चा भी हो सकती है जिस पर पार्टी अभी तक फोकस नहीं कर पाई है और आगामी चुनाव के मूड को भांपते हुए किसी तरह का जीत का मंत्र भी राजनाथ सिंह दे सकते हैं पार्टी को? देखिए अमित, गाजियाबाद के अगर संगठन की बात की जाए तो संगठनों में कुछ प्रत्याशियों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के 5 विधानसभा सीट है, 5 पर सीटिंग विधायक बीजेपी के थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी इस चीज से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है बहुत सुलझे हुए नेता है और बहुत पुराने हैं। और गाजियाबाद में सांसद भी जब रहे थे तो उन्होंने संगठन के अंदर जो फूट थी उसको खत्म करने का भी काम किया था। तो यही वजह है कि देखा जा रहा है कि राजनाथ सिंह का गाजियाबाद दौरा आने पर तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के दमखम भरने के लिए और वोटरों को लुभाने के लिए, वोटरों को सपोर्ट करने के लिए, और जो संगठन के लोग एक तरफ अलग अलग जो पार्टी छोड़कर भी जा रहे हैं, उनको एक तरफ एकजुट करने के लिए और जीत का मंत्र देने के लिए भी राजनाथ सिंह यहाँ गाजियाबाद आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैदर, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल यूपी में रहेंगे और कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा कल शाहजहांपुर पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में वो शाहजहांपुर के गांधी सभागार टाउन हॉल में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, जिसके बाद वो सदर बाजार में जनसंपर्क करेंगे। शाम 4:15 बजे फरीदपुर विधानसभा के मोहल्ला बख्तरिया और साहूकारा फरीदपुर में घर घर जनसंपर्क करेंगे। फरीदपुर विधानसभा के प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद भी करेंगे और शाम 5 बजे यहां के विधानसभा चुनाव पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने जा रही है। तो चुनाव के पहले डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं पार्टी के दिग्गज। पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए सीधे तौर पर मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश भी से कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मथुरा जनपद में मतदान है। चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी ने घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान का बीड़ा उठाया है। चुनाव में धार देने के लिए आज ब्रज में केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अमित शाह आज वृंदावन, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह आज करीब 11 बजे वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। इसके बाद संभवतः ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर के आसपास बाजार में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी मांगेंगे। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के दादरी में घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी मथुरा से सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, निश्चित तौर पर अमित शाह का दौरा काफी अहम है और हम देख भी रहे हैं कि जब से विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ है तारीखों का, तब से गृह मंत्री लगातार विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर हैं। आज जब ब्रज मथुरा का दौरा होगा तब क्या कुछ इनके दौरे में देखने को मिलेगा? कितना मजबूत ये दौरा हम मान सकते हैं पार्टी के लिए होगा? जी, मैं आपको बता दूं, ये दौरा अगर देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से यूपी चुनाव की कमान जो है वो अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। और चूंकि जिस तरह से आज वृंदावन में भी 11 बजे जो है अमित शाह पहुंचने वाले हैं, वे बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर आसपास के लोगों से वोट मांगने के लिए भी वो जो प्रत्याशी है उसको सपोर्ट करेंगे। वहीं उसके साथ फिर वो मथुरा में आकर के यहाँ पे संगठनात्मक बैठक करेंगे और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको यहाँ पर चुनावी जीत का मंत्र देने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि ये दौरा कितना सफल होता है, वोटरों को कितना उसके प्रत्याशी के सपोर्ट में ये ला पाता है। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह अब फील्ड में उतर चुके हैं, और जहां मथुरा की बात करें तो मथुरा में जो उनके प्रत्याशी हैं, कई जगह उनका सरेआम जो है विरोध देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से मतदाताओं में आक्रोश है बीजेपी को लेकर के, कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस आक्रोश को शांत करने का कोई मंत्र यहाँ दे, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको यहाँ से कुछ ऐसा मंत्र मिले जो पब्लिक के, जनता के बीच में जाए और उनको जो विरोध है वो विरोध कुछ कम होने का नाम ले। लेकिन जिस तरह से अभी तक देखने को मिल रहा है, अमित शाह यहाँ पर मथुरा पे आ रहे हैं और मथुरा में आकर व्यापारियों के, भाजपाइयों के साथ साथ वोटरों से भी वो बातचीत करेंगे और यहाँ की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर मथुरा में जो उनके प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ नाराजगी क्यों है और उनकी क्या कमजोरी है जो कि वोटर उनसे नाराज है, या उसके साथ साथ उनकी क्या स्थिति है, कितनी मजबूती में यहाँ के प्रत्याशी हैं, चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो, चाहे वो पूरन प्रकाश हो, चाहे वो राजकुमार मेघश्याम सिंह हो, या आपके राजेश चौधरी हो, अन्य और भी जो प्रत्याशी हैं उनकी सबकी यहाँ नब्ज टटोलेंगे वो प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाताओं की। और यहाँ से फिर जो फीडबैक है उसके ऊपर ही आगे की चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल सुरेश, बिल्कुल, कहीं ना कहीं नब्ज टटोलने की कोशिश भी होगी, नाराजगी दूर करने का भी प्रयास होगा गृह मंत्री का, क्योंकि अब मुश्किल से 10 दिनों का वक्त रह गया है जब पहले चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होना है। ऐसे में गृह मंत्री का दौरा काफी मायनों में अहम है, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि जो तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं जिनके खिलाफ नाराजगी है उनके लिए भी काफी ज्यादा खास ये दौरा साबित होने वाला है गृह मंत्री का। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज बिजनौर जिले के दौरे पर हैं। आपको बता दें, बिजनौर जिले में 11 बजे सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पहुंचेगा। सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले महीने यानी फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बिजनौर पहुंचने पर सबसे पहले सीएम पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, जिसके बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और एक निजी बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे। इस दौरान सीएम योगी पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देते नजर आएंगे। तो खुद सीएम ने ही पार्टी के प्रचार की कमान भी संभाल ली है और तमाम जो विकास के काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं कहीं न कहीं उन्हें भी भुनाने की भरपूर कोशिश इस दौरे में होगी और विपक्ष पर भी करारा कटाक्ष मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का चुनावी कार्यक्रम आज तय हो चुका है। 3 विधानसभाओं में जयंत चौधरी चुनावी कार्यक्रम करेंगे। बुढ़ाना, खतौली, सदर विधानसभा में चुनावी बैठक करेंगे। गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोटरों से संवाद करेंगे। राकेश टिकैत की आवाज भी जा सकते हैं जयंत चौधरी। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे हैं। बुढ़ाना, खतौली, सदर विधानसभा में चुनावी बैठक करने जा रहे हैं जयंत चौधरी और गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोटरों से संवाद करते नजर आएंगे जयंत चौधरी। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी का आज दौरा है और हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पवन, निश्चित तौर पर जयंत चौधरी भी तमाम दांव पेच आजमा रहे हैं कि वोटरों की नब्ज कैसे टटोला जा सके। आज का पूरा चुनावी कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है जयंत चौधरी का? साथ ही ये भी खबर है कि राकेश टिकैत के भी आवाज जाएंगे जयंत चौधरी।
जी, मैं आपको बता दूं, आज मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी का दौरा है। पहले एक खतौली से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मेरठ जब दिल्ली जाएंगे तो खतौली विधानसभा जो प्रत्याशी है राजपाल से भी, उसके यहाँ क्या जनसंपर्क करेंगे। उसके बाद वहां से बुढ़ाना जाएंगे, अस्पताल बालियान के यहाँ, वहां जनसंपर्क करेंगे। वहां से किसान आजादी सुचौली भी जा सकते हैं जयंत चौधरी। और ये लगातार विधानसभा 2022 की चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। इन्हीं तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता मुजफ्फरनगर दौरा कर रहे हैं। कल सप्तदेव मुजफ्फरनगर में मौजूद थे, उससे पहले जसवंत सैनी थे। आज जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के आ रहे हैं मुजफ्फरनगर। शाम को सदर विधानसभा प्रत्याशी सौरभ स्वरूप के यहाँ एक फार्म हाउस पर चुनाव कार्यक्रम करेंगे, जिससे वोटरों से जनसंपर्क करेंगे और वोट मांगेंगे गठबंधन प्रत्याशी के लिए। जी पवन, वही पवन, अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, तो बुनियादी मुद्दे क्या कुछ यहाँ पर हैं जो आरएलडी कहीं ना कहीं एक प्रहार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है सरकार के खिलाफ? की तमाम ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे अब तक वहां के वोटर्स अछूते हैं, और ऐसे कौन से तमाम काम हैं जो अब तक पेंडिंग है जिन्हें इस दौरे में भुनाया जा सकता है? मैं आपको बता दूं, अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा इनके पास नहीं है, रालोद के पास। ये केवल किसान भी, जो किसान गाजीपुर और सिद्धू बॉर्डर में धरने में बैठ रहे थे, वही जो 700 किसान वहां पर जिनका स्वर्गवास हुआ है आंदोलन के दौरान, उन लोगों को लेके ही ये लोग मुद्दा बुलाए हुए हैं। क्योंकि कल अमित शाह के ने भी जाट नेताओं से 325 जाट नेताओं से बैठक की थी। उसके बाद भी जयंत चौधरी ने कहा था कि 700 जो किसान गुजरे हैं आंदोलन के दौरान, कि उनके लिए आप कुछ करो। इसलिए यही मुद्दा रहेगा अधिकतर किसान आंदोलन को लेकर। वो किसी भी वापिस हो ही गया है, बाकी वो कोई रालोद या विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है मुजफ्फरनगर के अंदर। बिल्कुल, तो कहने के किसानों का मुद्दा एक बार फिर से इस दौरे में भुनाया जा सकता है और आरएलडी भरपूर प्रयास करेगी इसे कैश करने का। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा मामले में प्रयाग स्टेशन पर हंगामा और ट्रेन रोकने वाले अभ्यर्थियों की बेरहमी से पिटाई करने का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। मामले में योगी सरकार को एक्शन लेना पड़ा। एसएसपी ने तत्काल 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी। सस्पेंड होने वालों में इंस्पेक्टर राकेश भारती, एसआई शैलेंद्र यादव, एसआई कपिल कुमार चहल, आरक्षी मोहम्मद आरिफ, आरक्षी अच्छे लाल और दुर्वेश कुमार शामिल हैं। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने 25 जनवरी को प्रयाग रेलवे स्टेशन पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के पीछे कुछ राजनीतिक दलों की साजिश इसे बताया, जिसकी 11 सदस्यीय जांच टीम मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आम छात्रों पर पुलिस बल का प्रयोग करने पर 3 दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। छात्रों को उकसाकर रेलवे ट्रैक पर लाने के आरोप में 3 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। इनमें से 2 की गिरफ्तारी है, जबकि 1 फरार है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव से जुड़ी हुई चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज है। आज से चौथे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। 27 जनवरी से 3 फरवरी तक नामांकन चलेगा। नामांकन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। आज यानी कि 27 जनवरी से 3 फरवरी तक नामांकन चलेगा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा नामांकन प्रक्रिया के दौरान। अक्सर क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी प्रत्याशी नामांकन जमा करने के लिए जाते हैं, तब समर्थक बड़ी संख्या में उनके साथ पहुंचते हैं, जिला दंडाधिकारी के कार्यालय पहुंचते हैं, कलेक्ट्रेट जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जब भी नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोई प्रत्याशी आता है, तब बहुत सीमित संख्या में उसके साथ यहाँ पर लोग होंगे। मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ नामांकन की जो प्रक्रिया है उसे संपन्न कराया जाएगा। और चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो 3 फरवरी तक जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 89 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और ये तीसरी लिस्ट है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ चुनाव में उतरी कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची में 37 महिलाओं को टिकट दिया है। यानी सूची में भी 40% टिकट महिलाओं को देने के वादे को पूरा किया है। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग को 27, मुस्लिम 21, अन्य पिछड़ा वर्ग को और 23 अनुसूचित जाति को 18 टिकट दिए हैं। ओबीसी के टिकटों में कांग्रेस ने कुर्मी को 7, यादव को 3, लोध राजपूत को 2, निषाद को 2, सैनी को 2 टिकट दिया है। जाट, काम्बोज, कुशवाहा, लोधी, पाल, प्रजापति और शाक्य को 1-1 सीट दी गई है। कांग्रेस ने 13 ब्राह्मणों और 11 ठाकुरों को भी टिकट दिया है और इसके अलावा वैश्य और भूमिहार प्रत्याशियों को 1-1 टिकट मिला है।
आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में यूपी बिहार में छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। गया जंक्शन पर पुलिस के निकलने के बाद उपद्रवी फिर से आए और ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगा दी। इसके पहले भी कुछ बोगियों को आग के हवाले किया गया था। इसके बाद हालात को बेकाबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास समेत कई इलाकों में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की वजह से कई जगहों पर ट्रेन खड़ी हो गई। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारे पास परीक्षा को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है। हमने जांच कमेटी बनाई है और वो इसकी जांच करेगी। कमेटी 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। उन्होंने छात्रों से अपील की कि रेलवे आपकी ही संपत्ति है और इसकी सुरक्षा करिए। रेल मंत्री ने कहा कि कुछ लोग छात्रों के प्रदर्शन का गलत फायदा उठा रहे हैं। छात्रों को भ्रमित न किया जाए, ये मामला पूरे देश का है। और अब बात करेंगे पूर्वांचल उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 27 जनवरी यानी कि आज अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा से नामांकन दाखिल करेंगे। उनके कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा जारी हो गया है। बुधवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार पर मंथन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस चुनाव की कमान मैं नहीं बल्कि आप ही लोग संभाले, क्योंकि सीएम होने के कारण मुझे पूरे प्रदेश में भ्रमण पर रहना होगा, हर सीट पर कैंपेन के लिए जाना होगा। ऐसे में इस विधानसभा में चुनाव प्रचार की बागडोर आप लोग खुद ही संभालें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में जारी बगावत और असंतोष के परिणाम लगता है कि आने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत की सीट बदल दी गई है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर टिकट बदले हैं। आपको बता दें कि डोईवाला से मोहित उनियाल का टिकट काट दिया गया है और वहां से गौरव चौधरी को दिया गया है। चौबट्टा खाल से केसर सिंह नेगी, नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत और ज्वालापुर से बरखा रानी का टिकट बदलकर रवि बहादुर को दिया गया है। वहीं टिहरी पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत लाल कुआं से, पूर्व विधायक रणजीत रावत सल्ट से, महेश शर्मा कालाढूंगी से और पूर्व सांसद महेंद्र पाल रामनगर से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो अब रामनगर नहीं बल्कि लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत। कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपने टिकट्स बदले हैं और सीधे रुख करेंगे देहरादून का। हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई थी, जो अंदरूनी खींचतान थी, वो अब कहीं ना कहीं खुलकर सामने भी आने लगी है। पहले पार्टी ने तमाम प्रत्याशियों का सीटों पर ऐलान कर दिया, फिर ऐसी क्या वजह माना जाए कि जब पार्टी के टिकट बदले तो अब ये जो बैलेंस टिकट का मामला हम इसे कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं संतुलन आ चुका है पार्टी में, कि पार्टी को ऐसे बड़े नेताओं की भी टिकट बदलनी लगी पड़ी जिनके नामों का पहले ही ऐलान हो गया था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस में जो बगावत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जो देर रात को नई सूची जारी की उसके अनुसार 5 सीटों पर टिकट बदले गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है हरीश रावत, जिनको पहले रामनगर से प्रत्याशी घोषित किया गया और देर रात को सूची जो आई उसमें उनकी सीट बदलकर लाल कुआं कर दी गई है। इसके अलावा 4 अन्य और सीटों पर भी यहाँ पर चेहरे बदले गए हैं। तो साफ है कहीं ना कहीं उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर जो असंतोष पनप रहा है उसको काफी हद तक बांटने की कोशिश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जरूर की गई है, लेकिन असंतोष है वो लगातार बरकरार बना हुआ है। कई सीटों पर बगावत होने की सीधे जो सूचना है वो मिल रही है। जो क्षेत्रीय नेता है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को छला हुआ महसूस करने की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि कल यानी 28 तारीख को अंतिम दिन है नामांकन का, तो उससे पहले अगर कांग्रेस कमेटी या तमाम नेताओं ने उनको मना लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन या अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो साफ है कि कांग्रेस चुनाव में जाने से पहले ही बगावत की जो चीजें हैं वो देखती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार टिकट बंटवारे के बाद से ही धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, टिकटों को बदलने की मांग हो रही है, जिसका नतीजा था कि देर रात को आई सूची में 5 टिकटों को बदला गया है और अभी केवल टिहरी को यहाँ पर होल्ड किया गया है। टिहरी सीट पर कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे किशोर उपाध्याय टिहरी सीट से, वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो साफ है कि अब नए तरीके से मंथन होगा और टिहरी सीट को लेकर कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी, इसका इंतजार अभी करना होगा। जी बिल्कुल अजीत, बिल्कुल अजीत, वहीं क्या ये कह सकते हैं कि जब 5 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं तो इसका क्या फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जनसमर्थन जिन बड़े नेताओं के साथ था वो भी कांग्रेस से छूट सकता है चेहरों के बदलने के बाद?
बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हरीश रावत सबसे बड़ा चेहरा है और उनको रामनगर से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया था। लेकिन देर रात को जब सूची आई तो उसमें हरीश रावत की सीट बदलकर अब लालकुआं कर दी गई है। तो साफ है कि रामनगर सीट पर जिस तरह का संतोष, जिस तरह की बगावत की बातें निकलकर सामने आ रही थी, रंजीत सिंह रावत पूर्व विधायक है, लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं रामनगर सीट को लेकर, और एकाएक उनके बयान सामने आने लगे थे कि वो जनता के बीच जाएंगे, फिर चाहे जनता का समर्थन जिस तरह से भी हो वो उसके हिसाब से कि आगे के अपने कार्यक्रम जारी करेंगे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया और हरीश रावत की सीट को वहां से बदला गया है। इसके अलावा रामनगर से रंजीत रावत जो पुरजोर तरीके से काम कर रहे थे उनको भी सीट बदली गई है, उनको सल्ट से यहां पर प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके अलावा तमाम जो अन्य चेहरे थे, डोईवाला की अगर बात की जाए तो डोईवाला से पहले मोहित उनियाल को यहां पर टिकट दिया गया था, अब उनको बदलकर सीधे तौर पर गौरव चौधरी को यहां से नॉमिनेट किया गया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने बगावत हटाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन साफ तौर पर जो डैमेज हो चुका है वो इतना जल्दी से दूर होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि चुनावी मौसम में जाने से पहले, चुनावी में जनता के बीच में जाने से पहले सब चीजों को अपने साथ कर ले, समीकरण बैठाने की कोशिश करे, लेकिन जो बगावत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, बगावत कम होने का नाम नहीं ले रहे और देखना होगा कि जनसमर्थन किसके साथ जाता है और पार्टी में फैला असंतोष कहां तक जाकर शांत होता है। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कई सीटों पर लगातार बगावती तेवर सामने आ रहे हैं, असंतोष के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 सालों तक पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी से उनकी नजदीकियों की खबरों के बीच पार्टी ने उन्हें सभी पदों से पिछले दिनों हटा दिया था। किशोर उपाध्याय भाजपा में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस को पहले ही इसकी सुबुगाहट मिल गई थी, इसी वजह से उन्हें सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।